नमस्कार दोस्तों। पंजाब में भयंकर बाढ़, हिमाचल प्रदेश में बादलों का लगातार फटना, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में नदियां उफान पर और चारों तरफ पानी ही पानी। यह सब अभी लगातार देखने को सुनने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य इसमें कहीं ना कहीं उत्तरदायी है कि वह अपनी लोभी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा, और यही लोभी प्रवृत्ति जब वह प्रकृति को मार करता है तो प्रकृति शांत होकर के वापस अपना रौद्र रूप दिखाती है। अभी पिछले महीने की बात है कि हिमाचल प्रदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अब नहीं चेते तो हिमाचल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह बात उन्होंने इसलिए कही कि सरकार जो थी वो एक ऐसा वाद लेके आई जिसमें कुछ एरिया को ग्रीन घोषित कर दिया था, ग्रीन एरिया घोषित कर दिया था। अब ग्रीन एरिया घोषित करने का मतलब ये होता है कि वो वन संरक्षण में चला जाता है और वहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकते। तो सरकार नहीं चाहती थी कि उसको ग्रीन एरिया घोषित किया जाए, तो कुछ पर्यावरणविदों ने इसके लिए वाद दायर किया और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी। अदालत ने कहा कि अनियोजित विकास, जिसमें आप सुरंग निर्माण करते हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाते हो, ये जो आपदाएं आ रही है ये सब उस कारण से हो रही है। कोर्ट का ये सख्त रुख इसलिए था क्योंकि कोर्ट सरकार को कह रही है कि सरकार का काम केवल राजस्व कमाना नहीं है, वह प्रकृति के प्रति भी उत्तरदायी है। पर्यावरणविद लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर बैठे हुए नौकरशाह, नेता, ठेकेदार तथाकथित विकास का नाम लेकर के लगातार प्रकृति के साथ छेड़छाड़, और मैं तो कहूँगा छेड़छाड़ ही नहीं कर रहे, उसका दोहन कर रहे हैं। और उस दोहन का परिणाम क्या हो रहा है? उस दोहन का परिणाम पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। हमारे एक पर्यावरणविद थे उत्तराखंड के अंदर, जो गंगा नदी के ऊपर बनने वाले हाइड्रो बांधों के लिए अनशन पर बैठे थे और आमरण अनशन पर बैठे थे। उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था और वो उस खतरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमें स्मरण होता है कि उनकी इतनी अवहेलना की गई, उनकी उतनी अनदेखी की गई कि वो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे। किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने उनके साथ बातचीत नहीं की और अंत में उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तो भी सरकार के अंदर बैठे हुए नौकरशाह, सरकार के अंदर बैठे नेता और ठेकेदारों की मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। एक स्वामी इंजीनियर तो मर गया, लेकिन प्रकृति भूलती नहीं है। प्रकृति वापस उस छेड़छाड़ का बदला लेती है। जैसे अगर आपको याद होगा कि 2013 में केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी। अब जो केदारनाथ की आपदा थी वो क्या थी? वो थी एक ग्लेशियर का फट जाना और एक झील बनी हुई थी उसका बह जाना। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक जमाना था, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी हमें बताते हैं कि 4 धाम की यात्रा बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। कोई साधन नहीं होते थे, सड़कें बड़ी छोटी हुआ करती थी, यानी कि वहां पहुंचने का बड़ा कठिन और दुर्गम मार्ग था। अब जब धार्मिक स्थलों को इतने दुर्गम स्थल पर रखा ही इसलिए कि वो एक हिसाब से इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन पर बने हुए थे। और केदारनाथ का जो एरिया है, केदार का मतलब होता है कि एक पवित्र जगह, एक पवित्र भूमि जो शांत रहनी चाहिए। केदार का पर्यावरण जो अर्थ होता है वो होता है दलदल, और दलदल का मतलब ऐसा होता है कि जो पानी के बाद जो पानी उसमें रह जाता है
या उसके सूखने के बाद जो जमीन बचती है उसको दलदल कहते हैं। तो केदार का अर्थ वो भी है। इसका मतलब यह है कि वो जमीन जो है वो बहुत भुरभुरी है, बहुत हल्की बंधी हुई है, और उसके जो पत्थर हैं, वो जो कण है वो बहुत हल्के बंधे हुए हैं। तो वो शांत जगह है, वहाँ शांत रहने के लिए, इसलिए वहाँ पर जो महादेव का मंदिर है वह शांति का प्रतीक, वहाँ शांति से साधना करने का। लेकिन विकास के अंधी दौड़ने, मनुष्यों के लोभ ने उसको पर्यटन की जगह बना दिया, और तथाकथित विकासवादियों ने उसको धार्मिक पर्यटन का नाम दे दिया। आज वहां पर 4-4 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं, हेलीकॉप्टर वहां उतारे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर उतारे ही नहीं जा रहे, लगातार उनके चक्कर पर चक्कर दिए जा रहे हैं, और वहां पर गाड़ियां पहुंच रही हैं बहुत तेजी से, वहां आवाज हो रही है। अभी पिछले दिनों हमने यहां तक कि देखा कि YouTube में अपने रील बनाने के लोभ में वहां पर लोग नाच कूद कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो वहां के जो रहने वाले मूल लोग हैं, वहां के जो पंडित हैं, पुजारी है, उन्हें टोकना पड़ा। मतलब वहां जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से कोई नहीं जा रहा, केवल दिखावा। पर्यावरणविद इस बात को बार बार चेता रहे हैं कि केवल दिखावा करना, प्रकृति से कितना छेड़छाड़ करोगे, कितना वो आपको हानि पहुंचाओगी, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जब अचानक कुछ चीजें होती है, अचानक से जब बारिश तेज आती है, बाढ़ आती है, तब हाहाकार मचता है। और ऐसा ही हाहाकार अभी कुछ दिनों से लगातार पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, और अब वो हमारे नेताओं के घर तक भी पहुंच रहा है। गुड़गांव तक तो बाढ़ आ चुकी, दिल्ली में प्रवेश कर रही है, नदियां उफान पर हैं, लगातार बही जा रही हैं। लेकिन यही ठेकेदार, नेता, तथाकथित नौकरशाह, ये पर्यावरणविद को तो विकास का दुश्मन कहते हैं, और कहते हैं ये लोग तो बेवजह का रोड़ा अटकाते हैं। लेकिन वो पर्यावरण को अच्छे से जानते हैं, इसलिए चेतावनी देते हैं, और चेतावनी देने के साथ ही चेतना देते हैं कि आप प्रकृति के साथ मिलजुल कर काम करो। अगर प्रकृति के साथ मिलजुल कर काम करोगे, प्रकृति के साथ रहते हुए काम करोगे, और यह बात नई नहीं है, हमारे भारतीय सनातन परंपरा को अगर आप माने, हमारे भारतीय ऋषि मुनियों को अगर आप सुने समझें, तो हमारे सारे त्यौहार, हमारी सारी व्यवस्थाएं पर्यावरण के साथ में थी। पर्यावरण में हम हमेशा प्रकृति को अपने साथ लेकर के चलते थे, और यूरोपीय विचारधारा ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करना या प्रकृति पर चढ़कर के काम करने की जो नई शैली इंजीनियर्स को दी, उस नई शैली ने आज विनाश को ये न्योता दिया है। हम अपने पूर्ण संवेदनाएं, बाढ़ में जो पंजाब के खेत खलिहान बर्बाद हुए हैं, पंजाब के जो लोगों के जानवर, मवेशी या जो जंगली जानवर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, या जिन लोगों की जान चली गई, जिनके मकान डूब गए, हिमाचल में जिनके मकान डूब गए। आप अभी लगातार YouTube पर देख रहे होंगे कि एक बहुत आलीशान होटल किसी ने हिमाचल में नदी के किनारे बनाया और अपना दम्भ दिखाया, और आज उसका दम्भ चूर चूर है, वहां तक नदी पहुंच चुकी है। आप नदी को बांध नहीं सकते, आप उसके साथ रह सकते हैं। और अगर पर्यावरण के बांधने का प्रयास करोगे तो पर्यावरण वो एक ऐसी ताकत है, वो कभी बंधेगी नहीं, और इसी प्रकार से वह तोड़ तोड़ करके वापस आएगी और आपके जान माल का नुकसान करेगी। तो जो हमारे पर्यावरणविद हैं उनकी बात को सुनिए, प्रकृति को मानिए, हमारी भारतीय सनातन परंपरा को मानिए, और उसके साथ रहना सीखिए। जय हिंद।